प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज के अंतर्गत पाठ 2 तलाश। आपको पता है कि भारत की खोज की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इन्होंने इसे मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा, जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका हिंदी अनुवाद हिंदी के साहित्यकार प्रेमचंद जी ने किया। हम पाठ 1 के अंतर्गत अहमदनगर किले को पढ़ चुके हैं, जहां पंडित जी बंदी अवस्था में थे और उन्होंने उसी अहमदनगर के किले में ही भारत की खोज पुस्तक की रचना की थी। पाठ 2 तलाश में पंडित नेहरू जी भारत की तलाश कर रहे हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि भारत हम किसे कह सकते हैं, भारत क्या है और भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है वह क्या है। भारत 5-6 हजार वर्षों से सभ्य रहा है और अभी तक उसकी वह सभ्यता नष्ट क्यों नहीं हुई, क्यों भारत ने अपनी प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को बचाए रखा है, अपनी परंपरा, रीति रिवाजों, अपनी दंत कथाओं को, पुरा कथाओं को किस तरह से स्वयं ने संभाल के रखा है। भारतीय शिक्षित समाज ही नहीं, भारतीय अशिक्षित ग्रामीण समाज भी अपनी पुरा कथाओं को, अपनी दंत कथाओं को, अपनी परंपराओं को सहेजे हुए है और भारत को समृद्ध बनाए हुए है। वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे भारत अपनी प्राचीन परंपराओं को स्वयं में सहेजे हुए है। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे प्राचीन काल से समृद्ध भारत क्षीण होता चला गया, उसकी शक्ति क्षीण होती चली गई और वह अन्य देशों के मुकाबले पिछड़ता चला गया। भारत की जन संस्कृति क्या है जिसने भारत को समृद्ध बना के रखा, तो इन सबको हम पाठ 2 में देखेंगे। और नेहरू जी भी इन प्रश्नों की तलाश उन्होंने पाठ 2 में तलाश शीर्षक के अंतर्गत की है। पंडित जी ने इसे 6 उप शीर्षक में बांट रखा है। पहला है भारत के अतीत की झांकी, दूसरा भारत की शक्ति और सीमा, तीसरा है भारत की तलाश, चौथा भारत माता, पांचवा भारत की विविधता और एकता और छठवां है जन संस्कृति। अब हम समझेंगे भारत के अतीत की झांकी। पंडित नेहरू जी स्वयं को एक पश्चिमी आलोचक के रूप में देखते थे। उन्होंने भारत के इतिहास को, भारत के अतीत को एक पश्चिमी आलोचक की भांति देखने की चेष्टा की, क्योंकि एक पश्चिमी आलोचक भारत को अपना नहीं मान सकता। वह भारत के उन सभी क्षेत्रों को देखेगा जहां उसे चाहे कमी नजर आए और चाहे उसे वहां अच्छाई नजर आए। लेकिन अगर एक भारतीय आलोचक है तो वह हो सकता है कि अपने इस देश की परंपरा में, अपने इस देश के अतीत में, इतिहास में केवल अच्छाई देखने की कोशिश करे। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि मैंने एक पश्चिमी आलोचक की दृष्टि से भारत को देखा। जैसा एक पश्चिमी आलोचक तटस्थ भाव से इसकी अच्छाई और बुराई दोनों को देख सकता है, मैंने वैसे ही इसे देखने की चेष्टा की। नेहरू जी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो भ्रमण पर गए। उन्होंने मोहनजोदाड़ो को देखा और उसकी समृद्ध परंपरा को देखकर, समृद्ध इतिहास को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि 5-6 हजार साल पुरानी यह सिंधु घाटी सभ्यता, क्या यह मोहनजोदाड़ो अवशेष कितना विराट है, कितना प्रभावशाली है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि हमारी भारतीय सभ्यता 5000 साल पूर्व भी शीर्ष पर थी, जहां आज दूसरे देश पहुंचे हुए हैं। उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई कि वे इस प्राचीन भारतीय सभ्यता के एक अंग हैं और इन सभ्यता पर वह गर्व कर सकते हैं। नेहरू जी ने भारत में आए विदेशी, चीन से, मध्य एशिया से और अन्य क्षेत्रों से आए विदेशी यात्रियों की पुस्तकों का अध्ययन किया, उनके दर्शन को समझा और भारत के प्रति उनके नजरिए को देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ, भारत, हमारी यह सभ्यता, हमारी यह संस्कृति कितनी प्राचीन और कितनी भव्य रही है, जिस पर हमें सदैव गर्व हो सकता है। नेहरू जी कश्मीर से बड़े प्रभावित थे, क्योंकि उनके पूर्वज कश्मीर के थे और इनका अधिकांश समय कश्मीर में बीता।
वे हिमालय में भ्रमण किया करते थे और नगाधिराज हिमालय की विराटता से उन्होंने भारत को समझने की चेष्टा की। नेहरू जी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्रोत सिंधु नदी को देखकर वे बड़े प्रसन्न होते थे। सिंधु के किनारे ही प्राचीन सभ्यता बसी और सिंधु ने भारतीय सभ्यता को प्रभावित किया। सिंधु को ही इंडस कहा गया और इसी इंडस पर ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। उसके बाद वे ब्रह्मपुत्र की ओर देखते हैं। ब्रह्मपुत्र जो हिमालय से निकलती हुई पूरे पूर्वी क्षेत्र को आप्लावित करती हुई बहती है और जनजीवन को समृद्ध बनाती है। फिर वे यमुना को देखते हैं। यमुना जिसके किनारे अनेक पर्व मनाए जाते रहे हैं, उत्सव मनाए जाते रहे हैं, नृत्य किए जाते रहे हैं, लीलाएं की जाती रही हैं। यमुना ने भी भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया और सबसे अधिक भारतीय संस्कृति को जिस नदी ने प्रभावित किया वह है प्राणदायिनी गंगा। गंगा के किनारे जनमानस सदियों से, प्राचीन काल से कुंभ स्नान करती आ रही है। नेहरू जी ने कुंभ स्नान जो हरिद्वार और प्रयाग में होता है उसे देखकर आश्चर्यचकित है कि कुंभ जो हर 6 वर्ष में, हर 12 वर्ष में अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ के रूप में मनाया जाता रहा है, सदियों से मनाया जाता रहा है। नेहरू जी जब वहां जाते थे तो उन्हें आश्चर्य होता था कि करोड़ों की संख्या में लोग यहां कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, कहां से चले आते हैं, उन्हें कौन न्योता देता है। ये सब अपनी आस्था और परंपरा का प्रभाव है। नेहरू जी प्राचीन यात्रियों के ग्रंथों को भी पढ़ते हैं। यात्रियों के प्राचीन ग्रंथों से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है कि यह कुंभ उनसे भी प्राचीन है। यानी कुंभ स्नान की प्राचीनता सर्वविदित है। हम यह नहीं कह सकते कि इसका प्रारंभ कब हुआ और ये सदियों से भारतीय जनमानस को कुंभ प्रभावित करता चला आ रहा है। गंगा, प्राणदायिनी गंगा भारत की सभ्यता को सदियों से प्रभावित करती चली आ रही है, लोक जीवन को सरस आनंदित बनाती चली आ रही है। नेहरू जी ने भारत की शक्ति और सीमा के अंतर्गत यह जानने की कोशिश की है कि हमारा भारत युगों से समृद्ध रहा है। हमारी भारतीय सभ्यता अत्यंत समृद्ध रही है। हमने सभ्यता के उस शिखर को छुआ है जहां यूरोप और दूसरे देश बहुत बाद में पहुंचे। इतना सभ्य भारत, इतना समृद्ध भारत क्षीण कैसे हो गया, अपनी शक्ति को कैसे खोता चला गया, कैसे अन्य देशों की तुलना में पिछड़ गया। तो नेहरू जी निष्कर्ष निकालते हैं कि यह सब वैज्ञानिक खोज के कारण हुआ। विज्ञान की खोज के कारण नई तकनीकों का जन्म हुआ और एक तकनीकों का जन्म यूरोप में हुआ। तो यूरोपीय देशों ने इन तकनीकों के कारण समृद्धि प्राप्त कर ली। वे मशीनी क्षेत्र में और सैनिक आयुधों के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, इसलिए उनकी सैन्य शक्ति समृद्ध हो गई और इसलिए पश्चिम यूरोप ने पूरे आधिपत्य जमा लिया और सबको अपने अधिकार में ले लिया, उपनिवेश बना लिया। भारत इसी तकनीकी क्षेत्र के कारण पिछड़ गया, क्योंकि जिस तकनीक का प्रारंभ यूरोप के रास्ते हमारे वीर योद्धा सुदूर देशों में पहुंच जाते थे और व्यापार किया करते थे। वहां उन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा और अपने बाहुबल की धाक जमा रखी थी। लेकिन बाद में अंधविश्वास ऐसा पनपा कि समुद्री यात्रा करना अभिशाप माना जाने लगा और इसके कारण हमारे जो बुद्धिजीवी थे, हमारे समृद्ध लोग थे, वे समुद्र के रास्ते विदेश यात्रा पर जाना कम कर दिए। इससे भी दूसरे देशों के साथ हमारा तालमेल कम होता चला गया।
फिर नेहरू जी ये भी कहना चाहते हैं कि भारत की तलाश हम कैसे कर सकते हैं। तो नेहरू जी ने प्राचीन पुस्तकों, भग्नावशेषों, स्मारकों, भित्ति चित्रों, पुरातात्विक चित्रों, पुरातात्विक अवशेषों और अन्य सांस्कृतिक सामग्रियों, उपलब्धियों के बल पर और उनका अध्ययन करके उन्होंने भारत की तलाश प्रारंभ की और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारा समृद्ध भारत वर्तमान में पतनगामी है। इसका पतन का कारण यह है कि हम अपनी प्राचीन शक्ति को भूल गए, हम अपनी सभ्यता को भूल गए, हम अपनी परंपरा को भूल गए। हम यह भूल गए हैं कि हम महान पूर्वजों की संतान हैं और अपने पूर्वजों की उस परम शक्ति, असीम शक्ति को हम भूल बैठे। इसलिए अंग्रेजों के से दबित होते हुए भी, अंग्रेजों के अत्याचार को सहते हुए भी हम अपनी शक्ति का संचय नहीं कर पाए। तो नेहरू जी कहते हैं कि मैंने मध्यम वर्ग की तरफ देखा कि अंग्रेजों के विरोध में मध्यम वर्ग को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन मध्यम वर्ग भी अपनी शक्ति को भूल चुका है और वे अंग्रेज को यहां से भगाना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजों की स्थापित व्यवस्था को नष्ट नहीं करना चाहते, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, केवल अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, अंग्रेजों को हटाना चाहते हैं और सारी शासन व्यवस्था स्वयं वहन करना चाहते हैं, अंग्रेजों की ही व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। इसलिए नेहरू जी कहते हैं कि मैंने ग्रामीण जनता की ओर देखा, ग्रामीण जनता की परंपरा, उनके विश्वासों को मैंने देखा कि वास्तव में भारत ग्रामीण जनता में जो अपने देश के प्रति विश्वास है वह अटूट है। फिर नेहरू जी भारत माता की व्याख्या कर रहे हैं। हमारे देश का नाम भारत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र परम प्रतापी सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं किसी सभा में जाता था तो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते थे। मैंने लोगों से पूछा है भारत माता कौन है, आप किस भारत माता की बात कर रहे हैं? तो एक सभा में एक उत्साही जाट ने उत्तर दिया कि मैं अपनी धरती की बात कर रहा हूं, ये धरती हमारी माता है, यह मिट्टी हमारी माता है। तब नेहरू जी ने उससे पूछा कि ठीक है, कौन सी मिट्टी? आपके गांव की मिट्टी, आपके शहर की मिट्टी, आपके जिले की मिट्टी, आपके राज्य की मिट्टी या आपके देश की मिट्टी? कौन सी मिट्टी है जिसे आप भारत माता कहते हैं? तो लोग निरुत्तर हो गए, लोगों ने विचार शुरू किया। फिर अंत में यह निष्कर्ष निकला कि यहाँ के पेड़ पौधे, वन पहाड़, नदियां, ये सब भारत माता है। तो नेहरू जी ने सबको समझाया कि वास्तविक भारत माता भारत की जनता है, भारत की जनता जनार्दन ही भारत माता है। भारत माता की जय यानी भारत की जनता की जय, यानी यहां उपस्थित जितने भी लोग हैं सबकी जय। नेहरू जी ने जनता को समझाया कि आप सबकी जय, भारत माता की जय मतलब आप सबकी जय। अब लोगों को आश्चर्य हुआ, लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्हें नई खोज मिली, लोगों के अंदर में उत्साह का संचार हो गया, क्योंकि उनकी अपनी जय, भारत माता की जय मतलब उनकी अपनी जय। इस तरह नेहरू जी ने जनता जनार्दन को समझाया कि भारत माता की जय का मतलब है भारत की जनता की जय, हम सबकी जय, हम सभी भारत माता है। नेहरू जी पूरे भारत का भ्रमण करते रहते थे। उन्होंने देखा कि पूरे भारत के किसानों की समस्या लगभग समान है, वही गरीबी, वही कर्ज, वही साहूकारों का अत्याचार, महाजनों का अत्याचार। तो उन्होंने किसानों को संगठित करना प्रारंभ किया, क्योंकि सबकी समस्या समान थी, चाहे वे उत्तर भारत के किसान हो, पश्चिम भारत के किसान हो, पूर्वी भारत के किसान हो या दक्षिणी भारत के किसान हो, सभी किसानों की समस्या लगभग समान थी। इसलिए सभी एक साथ संगठित हो गए और नेहरू जी ने सबको उनकी समस्या को बता के, उनकी समस्या का निराकरण के विषय में बताकर सबको संगठित करना प्रारंभ कर दिया। भारत की विविधता और एकता। नेहरू जी आश्चर्यचकित होते थे
कि उत्तर पूर्वी भारत के निवासियों की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग परंपरा है, खान पान है, वेशभूषा है, जीवन शैली है। और दक्षिण भारत के जो तमिल हैं उनकी अपनी वेशभूषा है, अपना खान पान है, अपनी परंपरा है। इसी तरह भारत के अन्य जो क्षेत्र हैं, भले ही छोटे क्षेत्र हों, लेकिन सबकी कहीं न कहीं अपनी एक अलग पहचान है। यानी भारत में विविधता है। इतना होने के बावजूद भी भारत एक कैसे, भारत में एकता कैसे? तो ये एकता क्या है? तो सांस्कृतिक जो विरासत है वह लोगों के अंदर में बसी हुई है। लोगों ने अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति के संस्कार को हृदय में बसा रखा है और एक विश्वास के द्वारा, आस्था के द्वारा मन में है। यही विश्वास ही सबको एकता के सूत्र में जोड़े हुए है, यही आस्था ही सबको एक बनाए हुए है। इसलिए भले ही शारीरिक रूप से, भले ही परंपरा की दृष्टि से, भले ही खान पान की दृष्टि से भारतीय विविध दिख रहे हों, अनेक दिख रहे हों, लेकिन जो सांस्कृतिक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, जो आस्था है, वह सबको एक किए हुए है और उसके हिसाब से सभी एक है। नेहरू जी अत्यंत प्रसन्न होते थे कि विविध भारत में भी एकता है और यही एकता ही हमें अन्य राष्ट्रों से अलग किए हुए है। अन्य राष्ट्रों से हम अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। अनेक सभ्यताएं विश्व में हुई, लेकिन सब सभ्यताएं समय समय पर परिवर्तन करते हुए समाप्त हो गई। लेकिन भारतीय सभ्यता ऐसी है जो सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर चली आ रही है। भले ही उसमें समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, विघटन हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो निरंतर कायम रही और आज भी हम उसी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष को, संस्कार को अपने में संजोए हुए हैं, अपने में लिए हुए हैं और हम यह कह सकते हैं कि हम भारतीय सिंधु सभ्यता के ही हम उत्तराधिकारी हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है। अंत में जन संस्कृति। जन संस्कृति यानी जनता की संस्कृति। यहाँ पे नेहरू जी ग्रामीण क्षेत्र की जन संस्कृति को समझाना चाहते हैं। वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन दंत कथाओं, पुरा कथाओं, अपनी प्राचीन लोक प्रचलित दर्शन, इतिहास से इतनी प्रभावित है कि शिक्षित लोग तो छोड़ो, जो निरक्षर हैं, निपट गंवार हैं, ऐसे ग्रामीण भी अपनी परंपराओं को जानते हैं, अपनी दंत कथाओं को जानते हैं, अपने इतिहास को समझते हैं। नेहरू जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैंने ऐसे कई ग्रामीणों को देखा जो निरक्षर हैं, लेकिन उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों के हजारों पद याद हैं। वे जीवन की समस्याओं को समझाते हुए कई साहित्यिक मोड़ इस तरह से बतलाते हैं कि आश्चर्यचकित व्यक्ति हो जाता है कि इन ग्रामीणों को इतनी समझ कैसे है। वे अपनी संस्कृति को समझे हुए हैं, वे अपनी प्राचीन इतिहास को समझे हुए हैं। भले ही ग्रामीण हैं, भले ही निरक्षर हैं, लेकिन उन्हें अपने इतिहास की पूरी जानकारी, और यह भले ही लोक प्रचलित कथाओं के माध्यम से हो, लोक प्रचलित परंपरा के माध्यम से हो, मिथकों के माध्यम से हो, कथाओं के माध्यम से हो, लेकिन सभी ग्रामीणों को अपनी सभ्यता का ज्ञान है और इसी सभ्यता के ज्ञान के कारण सभी, चाहे वो निरक्षर हो चाहे साक्षर हो, सब एक हैं और अपनी सभ्यता के अंग हैं। नेहरू जी जब ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरते हैं तो उन्होंने अनेक सुंदर युवतियों को, सुंदर पुरुषों को देखा। वे आश्चर्यचकित हो गए कि सदियों से दुखों को झेलते हुए, गरीबी को झेलते हुए, विभिन्न आक्रांताओं के अत्याचारों को झेलते हुए, इतनी कठिनाइयों को सहते हुए भी इनके अंदर वह क्षमता कहां से आई जिसे वे इतने सुंदर हैं, इतने बलिष्ठ हैं, इतने मनोहर हैं। कौन सी ऐसी शक्ति है जो इन भारतीयों के अंदर, इन ग्रामीणों के अंदर निहित है। और नेहरू जी निष्कर्ष निकालते हैं कि यह शक्ति है अपनी परंपरा से खुद को जोड़े रहने की। भले ही सदियों तक इन्होंने कष्ट सहा, दुख सहा, अत्याचार झेले, कठिनाइयों को झेला, फिर भी अपनी परंपरा से अटूट बने रहने के कारण वे उसी परंपरा के अंग बने रहे और
अपने पूर्वजों के समान ही सक्षम, अपने पूर्वजों के समान ही शक्तिशाली बने रहे। इस तरह नेहरू जी ने तलाश के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की तलाश की है, और यह तलाश प्राचीन पुस्तकों, भग्नावशेषों, भित्ति चित्रों और भारत भ्रमण के कारण किया, भारत भ्रमण के द्वारा किया। उन्होंने भारत को पहचानने की कोशिश की, जिससे कि वे भारत को अच्छी तरह से पहचान लें और भारतीयों को स्वाधीनता संग्राम में सही तरीके से सुनियोजित कर सके, और इसमें वे पूर्णतः सफल भी हुए। तो ये हमने पार्ट 2 तलाश की कथा वस्तु समझी। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पूर्व में मैं आपको बतला दूं कि आप हमारे चैनल डॉक्टर साइंस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो इसमें डाला जाएगा, जो भी अपडेट होगा, वह तुरंत आपको मिलेगा। धन्यवाद।